वेलकम यू बैक वंस अगेन इन जियोलॉजिकल नॉलेज। सो पिछले वीडियो में हमने कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था BHU PT का 2018 का पर्टिकुलरली। सो उसमें जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हम आज और डिस्कस करेंगे, ओके, ताकि आप जो मैं सोच रहा था कि पिछले 2 साल के तो एटलीस्ट 2018 का एंड 2019 का क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस कर ही दिया जाए बिफोर द एग्ज़ाम। सो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जो अभी तक का ओवरव्यू है या जो मैंने देखा है 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जो आपका मोर देन 60% क्वेश्चन 60 to 70% पेपर है, दैट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन द बेसिक पार्ट कि जो आप BSc लेवल में पढ़ते आए हो, बेसिक्स जो है वहाँ पे बेसिक या कॉन्सेप्चुअल पार्ट से ज़्यादा रिलेटेड है। सो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो अगर अच्छा है, इफ़ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, देन इट विल नॉट बी वेरी टफ फॉर यू टू crack the exam. But if you are weak in conceptual part, then it may be tough for you to clear the exam. Okay, so जो आपका concept है अगर वो clear है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही कर लेंगे because of the better concept. Okay, so आइए जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है और 66th क्वेश्चन है ऑफ टुडेज डिस्कशन। सो सिलिशियस ooze फॉर्म इन द कॉन्टिनेंटल लेक्स, डीप सी, ग्लेशियल लेक्स और द सैलो रिवर। ओके, सो ये तो पूरा टॉपिक ही है द सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट पे अगर हम पढ़ते हो या सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट अगर आपने पढ़े हो या सेडिमेंट्स ऑफ द डीप सी और द सैलो सी। ओके, सो अगर आपने ये सब पढ़ा हो तो यहाँ वहाँ पे आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि सिलिशियस ooze फॉर्म इन, सो ये जो बायोजेनिक सेडिमेंट्स हैं तो उसमें दिस सेडिमेंट्स दे आर डेराइव्ड मेनली फ्रॉम द सेल्स एंड द स्केलेटन्स ऑफ द मैरीन एनिमल्स। क्योंकि जो मैरीन एनिमल्स के सेल्स हैं और दो स्केलेटन्स हैं उनसे ये डेराइव होते हैं। ओके, एंड derived from marine animals as well as the plants both, okay, which are known as we can call them calcareous ooze, the siliceous ooze or the biogenic oozes we call them. Okay, जो siliceous ooze है, so the sediments they are produced by the organism that live in the surface waters of the sea. So other biogenous sediments which include the siliceous ooze or the phosphate rich material, so oozes of silica they are derived from the silica cells of the diatoms. Okay, अगर आपने अभी तक शायद BSc थर्ड ईयर में टॉपिक होगा आप में लाइक माइक्रोपेलेंटोलॉजी का टॉपिक होगा। ओके, सो उसमें आपने फोरामिनिफर, डायटम्स, ओके, कोनोडॉन्स, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, रेडियोलैरियंस। तो जो माइक्रोपेलेंटोलॉजी का चैप्टर है तो उसका ये पार्ट है, ये क्वेश्चन वहाँ पे आना चाहिए था। बट चूंकि ये डीप सी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी जब आप ये जितने भी माइक्रोपेलेंटोलॉजिस्ट या जो माइक्रोफॉसिल्स हैं दे ऑल आर बीइंग प्रेजेंट इन द डीप सी। ओके, सो जो oozes ऑफ सिलिका दे आर derived फ्रॉम द सिलिका सेल्स ऑफ द डायटम्स। Diatoms are the single celled algae and radiolarians which are the single celled animals. Okay, so यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सिलिशियस oozes form in the deep sea. 67th है the fluvial channels imbricate gravels dip in which direction? Fluvial channel में जो imbricate gravels हैं they dip in the up current direction. Okay, so ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल मीन्स इन द सेंस कि अगर आपने पढ़ा हुआ है फ्लूवियल चैनल्स के बारे में, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। ओके, चूँकि समझाने का टाइम इतना नहीं है, चूँकि 2 साल के पेपर डिस्कस करने हैं। I have made up my mind that before 20th of August I will discuss the 2018 and 2019 paper. So there is no lot of time present for the exam. Okay, so we are not going to the detailed discussion of the particular question. We are taking just a basic overview that how we have to deal with the question. Okay,
So in fluvial channels, the imbricated gravels, they dip in the upcurrent directions. 68th is heavy mineral assemblages are the good indicators of. So जो heavy minerals हैं like the garnet, okay, garnet जो है वो one of the most heaviest minerals है, और भी कई एग्जाम्पल हैं. तो heavy mineral assemblages, these are good indicator of the sediment source. Okay, and the study of sediment sources means the sediments are coming from which regions. Okay, so the study of that from where the sediments are being originated, that is known as the provenance studies. Provenance means the source area. Okay, जहाँ से sediments derive हो रहे हैं, वो कहाँ पे जाके deposit हो रहे हैं, transport हो रहे हैं, that is not the process, but उनका source क्या है. Okay, जो heavy mineral assemblages हैं, they are good indicators of the sediment source. Okay, or the provenance studies basically we can call them. 69th is diagenesis is the process of. Okay, so diagenesis can be easily defined as the conversion of a sediment into a sedimentary rock. Okay, so particularly one line definition है. Okay, conversion sediments का sedimentary rock में conversion, that is known as the diagenesis. उसका प्रेशर, टेम्परेचर, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, बट जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेडिमेंट्स का सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्जन, और द सेडिमेंट्री रॉक को हम हार्ड रॉक भी कह लें, तो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स का हार्ड रॉक में कन्वर्जन, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डायजेनेसिस प्रोसेस. ओके, 70th क्वेश्चन इज मिग्माटाइट्स और द रिजल्ट ऑफ. सो मिग्माटाइट्स जो है वो मिक्स्ड रॉक है. मिक्स्ड रॉक मींस उसमें कुछ कंटेंट इग्नियस रॉक्स का भी है, कुछ कंटेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी है. ओके, तो उसमें कुछ टर्म्स है लाइक ल्यूकोसोम, मेलानोसोम. जो लाइटर मटेरियल्स है उनको ल्यूकोसोम बोलते हैं, जो डार्कन मिनरल्स होते हैं उनको मेलानोसोम बोलते हैं. ओके, सो वो आप पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे आप. आई थिंक बीएससी लेवल पे क्वेश्चन हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, अगर आपके सिलेबस में होगा तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, बट एमएससी में तो हमेशा ये चैप्टर रहता ही है मिग्माटाइट्स का. ओके, सो मिग्माटाइट्स आर द रिजल्ट ऑफ द अल्ट्रा मेटामॉर्फिज्म. ओके, 71th है फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन. मींस इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो बाकी 3 से डिफरेंट है. मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट, फिलाइट. वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मार्बल, स्लेट और फिलाइट ये तीनों मेटामॉर्फिक रॉक हैं, बट ग्रेनाइट जो है वो कंप्लीटली आपकी इग्नियस रॉक है. 72nd है थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल प्रोड्यूसेस. ओके, तो ये आपने थर्मल मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल दैट प्रोड्यूसेस द हॉर्नफेल्स. ओके, अगर आपने मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें यहाँ पे थर्मल मेटामॉर्फिज्म या थर्मल मेटामॉर्फिज्म को ही हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म भी बोलते हैं. ओके, सो इन दिस प्रोसेस द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जो हीट है दैट प्लेस द डोमिनेंट रोल एंड इट्स जनरल इफेक्ट इज टू promote the recrystallization process. Okay, so in contact or the thermal metamorphism, heat plays a dominant role and its general work or general effect is to promote the recrystallization. और ये जो डिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है, सो इसमें मिनरल ग्रो जो मिनरल्स हैं वो ग्रो हैप्पैजार्डली, दे ग्रो हैप्पैजार्डली. हैप्पैजार्डली मींस तितर बितर. तितर बितर मतलब उसको कह सकते हैं कि कोई उनका पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है कि किसी डायरेक्शन में अलाइन होंगे. ओके, हैप्पैजार्ड मींस अलाइन इन और scattered in all the directions, you can say in simple terms. And the metamorphism rock acquire a granular fabric which is called as the hornfels. Okay, and the structure is known as the hornfelsic structure. And contact metamorphic rocks do not show cystosity. Okay, जो contact metamorphic rocks हैं और the thermal metamorphic rocks हैं, they don't show the cystosity structure. Okay, एंड आपने पढ़ा होगा जो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल एक चैप्टर है, अगर आपने उसमें पढ़ा हो तो उसमें कई सारे जोन्स हैं, लाइक द आउटर मोस्ट जोन ऑफ स्पॉटेड स्लेट, द इंटरमीडिएट जोन ऑफ स्पॉटेड हॉर्नफेल्स एंड द इनर मोस्ट जोन ऑफ द हॉर्नफेल्स. ओके, सो इसमें आपने कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ऑफ
कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक ओरियोल के बारे में आपने पढ़ा हो तो उसमें ये चैप्टर है, उसमें टॉपिक है ओरियोल का, द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्नफेल्स. ओके, हाउ हॉर्नफेल्स दैट डेवलप इन द 3 zones दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो ऑप्शन यहाँ पे आपका हॉर्नफेल सही होगा. 73rd है खोंडालाइट. द खोंडालाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक रॉक्स ऑफ, सो दे आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक रॉक्स ऑफ ग्रेनुलाइट फेसिस. ओके, तो जो ग्रेनुलाइट फेसिस है वहां पे जो खोंडालाइट मिनरल दैट इज वेरी prominent mineral in that facies. 74th is the metamorphic rock essentially composed of hornblende and plesioclase. Okay, जो hornblende and plesioclase, that rock is the amphibolite. Okay, amphibolite या आप अगर amphibolite facies की बात करो तो उसमें भी जो minerals हैं, जो abundant minerals हैं, they are the high grade minerals like the hornblende and plesioclase or the almandine or almandite garnet. Okay, so amphibolite facies में जो main mineral है that is the hornblende and the plesioclase. Okay, so correct option यहाँ पे आपका option 1 है, amphibolite. 75th is which among the following is not a metamorphic texture. Sorry, which among the following is a metamorphic texture. इसमें कौन सा metamorphic texture है आपको बताना है. So very easy, you can answer this. That is the granoblastic texture. Ophitic or the subophitic, they are the igneous textures, and the clastic is not a texture. Clastic is a name of the rock. Okay, clastic or the non-clastic rock in sedimentology. 76th is the metamorphic rocks with maculose structure is. Okay, so ये जो BHU PET की सीरीज चल रही है, इसी के पैरेलल में मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी की भी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो जैम BHU PET का जो प्लेलिस्ट है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें इस समय करेंटली मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी का ही डिस्कशन चल रहा है. ओके, तो यहाँ पे हमने मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ चुका है, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विद मैक्यूलोस स्ट्रक्चर इज. तो आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए सबकी डेफिनेशन, और उसके जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है या पर्टिकुलर उसके पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं. होगा. सो जो BHU PET की प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट के पर्टिकुलरली वीडियो जो शुरुआत से देख रहा होगा उसको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो BHU PET या जैम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ओरिएंटेड है. जो बेसिक क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है, जो बेसिक क्वेश्चन है दे हैव बीन इंक्लूडेड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द बेसिक. ओके, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वहीं से हमने स्टार्ट किया हुआ है. तो जो स्टार्टिंग से वो प्लेलिस्ट देख रहा होगा, ये जो 1 by 1 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, अगर वो देख रहा होगा जो भी कैंडिडेट, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि हमने पहले से ही वीडियो देख रखी है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ओके, तो यहाँ पे जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक विद मैक्यूलोस स्ट्रक्चर दैट इज द हॉर्नफेल्स. 77th है, आगे जो क्वेश्चन है ये पेलियोंटोलॉजी से रिलेटेड है, एंड पेलियोंटोलॉजी से जो क्वेश्चन स्पेसिफिक जो पेलियोंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी के क्वेश्चन है, तो उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है या जो माइंड में रखनी है चीज, दैट इज द एज. ओके, सो आप पर्टिकुलर जैसे स्ट्रैटिग्राफी की हम बात करें तो स्ट्रैटिग्राफी में पर्टिकुलर फॉर्मेशन की एज आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक एज होनी चाहिए. ओके, क्वेश्चन में जो एज आएगी तो 4 ऑप्शंस जो होंगे वो आपको एक जैसे लगेंगे. अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि ये ऑप्शन सही होगा तो आप टिक नहीं कर पाओगे. ओके, और जो बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसे डेक्कन ट्रैप की एज पूछी जाए और द गोंडवाना फॉर्मेशन की, गोंडवाना सुपर ग्रुप की एज पूछी जाए, जो बेसिक हैं, जो इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी एज आपको नहीं पता है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो ऑप्शंस होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शंस जो हैं वो मैचिंग वाले होंगे. आपको लगेगा कि ये चारों में से चारों सही हैं, बट आप सही तो एक ही होगा उसमें से. तो अगर आप पहले से पढ़ रखे होंगे वो चीज़, सो दैट विल हेल्प इन द लॉन्गर टर्म. ओके, एंड सेम इज द केस विद द पेलियोंटोलॉजी. पेलियोंटोलॉजी में भी पर्टिकुलरली जो फॉसिल्स हैं उनकी पर्टिकुलर एज, सबकी नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं या जो डिस्टिंग्विशिंग हैं
जिनमें कुछ ऐसा खास है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, और द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर फॉसिल, सो उसकी एज आपको जरूर याद होनी चाहिए। ओके, और एज के साथ साथ आपको मिनरल जो फॉसिल ग्रुप है, जैसे आपसे पूछा जाए बाइवैल्व की एज, ओके, और द सिफेलोपॉड की एज, तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 77th, cephalopods having the complex suture or known as, ओके, सो आप इसको एक ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो इस तरह है कि जैसे जो अल्फाबेट के आप बढ़ते क्रम में रखते जाइए, सबसे पहले आपका एमोनॉइड्स हैं, सबसे पहले ए आएगा, ओके, देन आपका सी आएगा सेरेटाइट, देन आपका गोनियाटाइट आएगा, ठीक, देन आपका नॉटिलस आएगा। सो जो एमोनॉइड्स हैं, एमोनॉइड्स में जो सूचर है उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स सूचर होता है, देन कम्स सेरेटाइट्स, देन कम गोंडाइट्स, ओके, एंड नॉटिलस इज द लास्ट वन। सो आप इसको ऐसे याद करिए कि जो अल्फाबेट है उसके बढ़ते हुए क्रम में आप इसको याद करिए। ओ, तो आप कर सकते हो इसको, ओके। एंड एमोनॉइड सूचर्स, सूचर्स में आपने ये भी पढ़ा होगा द इंटरसेक्शन, व्हाट इज द सूचर? सो सूचर इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेप्टम टू द आउटर सेल्स, ओके, इज वेरिएबली फोल्डेड। जो इंटरसेक्शन ऑफ द सेप्टम with the of the to the outer cell, that is variably folded and that forms the saddles and the lobes. जो saddles हैं उनको peak कहते हैं, and जो lobes हैं they form the valleys. Okay, so that's why the ammonoid suture, cephalopods have complex suture in the ammonoids. Okay, आपने देखा होगा अगर उसमें जो saddles and lobes हैं और the peaks and valleys हैं, they are very granulated. Okay, बहुत zigzag होती हैं. Okay. 78th is the study of interrelationship between the ancient organisms and the environment in which they lived is done under the branch of, okay, so paleoecology, biostratigraphy, econology or the taphonomy. Okay, so taphonomy, that is the study of how organisms decay and become fossilized. Okay, so how the organisms are being produced and how organisms produce and how they decay and after that they get fossilized. So that process is known as taphonomy. Okay, so taphonomy cannot be options. Econology, that is also not an option. I don't remember the exact definition, but that is not the option. And biostratigraphy. So biostratigraphy, that is the stratigraphy of the fossils. Okay, the paleoecology is the option. Okay, the study of interrelationship between the ancient organisms and the environment. Okay, so paleo means the ancient and ecology means the environment of that fossil. Okay, their physical, chemical characteristic or their properties in which they live. Okay, that will be the correct option here. 79th is the marginal or the ventral facial suture in trilobites is known as. दोस्तों जो ट्राइलोबाइट्स में सूचर हैं, फेसियल सूचर्स हैं, लाइक प्रोपैरियन, ओपिस्थोपैरियन, गोनाटोपैरियन और द हाइपोपैरियन। ओके, सो इनके जो बेसिक डेफिनेशन है या जो बेसिक इनका डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी वो आपको पता होनी चाहिए। सो मार्जिनल और द वेंट्रल फेसियल सूचर इन ट्राइलोबाइट, that is known as hypoparian, option 3rd. 80th is the amphidatic ligament whose maximum length is transverse to the commissure of a bivalve is called as. The amphidatic ligament whose maximum length is transverse to the commissure of a bivalve is known as the alivincular. Okay, multivincular you have option, perviculinar you have option, and the duplivenicular you have option. So the third option, that will be the correct option here. Okay, so ये कुछ क्वेश्चन हुए जो पिछले
as we have already talked about that in one time we are taking only 20 questions. Okay, and the next video we will talk about some other questions. Okay, thank you.